गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 4 मार्च और सबसे पहले आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञान मार्ग जीएस की तरफ से। तो आज हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं 4 मार्च के और आइए देखते हैं करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन लॉयन रोड किसने शुरू किया। तो ये शुरू करने वाला कौन है? इजराइल। आइए इससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा प्रयास किया इस टॉपिक को समझाने के लिए, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में बहुत अच्छे मित्र और अच्छे रिश्ते थे। उस समय जो है ईरान का जो शासक था शाह मोहम्मद राजा के शासन था, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। इस क्रांति का उद्देश्य था पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका को हस्तक्षेप को खत्म करना, शरिया कानून लागू करना और धार्मिक शासन को स्थापित करना। तो ईरान और इजराइल को फिलिस्तीन जमीन कब्जा करने वाले देश के रूप में देखने लगा। तब से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। फिर 2010 में क्या हुआ कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। कहा कि ईरान परमाणु का हथियार बना रहा है ना। तो आइए हम लोग इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो मतलब जो कहा कि ईरान जो है परमाणु का हथियार बना रहा है, तो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। और वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। तब से उनके बीच लड़ाई होती रहती है और अभी इजराइल के साथ अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल ने इस हमले को नाम दिया ऑपरेशन लायन रोड, शेर की दहाड़, और अमेरिका ने जो हमला किया उसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और अमेरिका के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई मारे गए और इसके बाद अंतरिम सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह अली रेजा आराफी। और इन हमलों के बदले ईरान ने कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और ईरान ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसने नाम दिया फतह ए खैबर। तो आइए हम लोग इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स को देख लिए हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोहली हिल्स में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? कोहली हिल्स में। आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है कि देश की पहली नाइट सफारी शुरू होगी कहाँ? तो लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में। भारत का पहला डाई स्कार पार्क बना पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा लद्दाख में। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया। नदिया में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बन गया है। डेनमार्क ने नाइट क्रॉस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विजय शंकर को 2025 में सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार किस वन जीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? तो किसमें करेगी? तो झज्जर में करेगी। झज्जर कहाँ है? तो बचौली में है। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनेगा हरियाणा अरावली के पहाड़ों में। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा आगे की ओर कुछ और पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई में किया, जहाँ की हमारे नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू की। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं कांग्रेस बैठक का आयोजन किया। आइए हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स है। वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट भारत में अपनी पहला संयंत्र शुरू कहाँ करेगा? तो ये तमिलनाडु में करेगा। मुख्यमंत्री थामनबुर योजना राज्य में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुंचाया जाना चाहिए। थाइमनबर योजना के तहत वन और वन जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक बन गया। तो आइए इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स से देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ओलिवल रिडले कछुआ की सुरक्षा के लिए दूसरे मरीन एथलीट फोर्स स्थापित करेगा। तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया वो है चेन्नई। डिप्टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। स्वसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1925 में हुई थी। इससे जुड़ी कुछ और भी पॉइंट है। इसकी स्थापना ई रामास्वामी पेरियार ने की थी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य है कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां पिछड़े वर्गों के लोगों को समान मानवाधिकार प्राप्त हो और पिछड़े वर्गों को जाति आधारित समाज में स्वसम्मान को बढ़ावा देना। तमिलनाडु के 5 जीआई टैग हैं, 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं, जिसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट कौन कौन है? पहले तो है बरोइयर की सूती साड़ी हो गई, थयमाली की चावल हो गया, काविंदपदी नाती सकराई यानी कि गुड़ पाउडर हो गया, नमकल्लम कलचट्टी यानी कि सॉफ्ट सॉन ककबेयर हो गया,
आप समुद्रम चोपू समन यानी कि लकड़ी के खिलौने हो गए। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 में सुप्रिया साहू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु बनाया गया है। नासा का इंटरनेशनल स्पेस ऐप चैलेंज 2025 हुआ, इसमें भारत की ओर से चेन्नई ने एक टीम ने भाग लिया। जो टीम कौन है, तो टीम इसका नाम है फोटोनिक्स ओडिसी ने मोस्ट इंस्पायरेशन अवार्ड जीता है। इन्होंने सैटेलाइट से इंटरनेट का एक कॉन्सेप्ट पेश किया है। तो साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट कॉम्बिनेटर तमिलनाडु, और इसका उद्घाटन कौन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो 2026 का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा हमारा नई दिल्ली में। तो भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन 16 से 17 अप्रैल 2026 को कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो यह इस्पात के भविष्य को आकार देने वाले नीति व्यापार संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन कंट्री है। स्टील मंत्री HD कुमारस्वामी है, सचिव संदीप पौड़िक है। भारत का पहला स्टील प्लांट जमशेदपुर झारखंड 1907 में भाई जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इससे जुड़े कुछ और पॉइंट से देख लेते हैं। नाम है टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। दुर्गापुर लौह संयंत्र कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में किसकी सहायता से, तो इंग्लैंड की सहायता से। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, किसकी सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, किसकी सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है, किसकी सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से। इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स है, आइए देख लेते हैं। सेकेंड 5 ईयर्स प्लान में बना, थर्ड 5 ईयर्स प्लान में बना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हेडक्वार्टर कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में। देश की पहली स्टील सड़क कहाँ है, तो सूरत में है। स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन है, जमशेदजी ईरानी है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर जिंदल स्टील प्लांट हिसार। रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट टाटा स्टील जमशेदपुर। इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन प्रेसिडेंट कौन है, नवीन जिल्दन है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन सेकेंड इंडियन यह है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 1967, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। तो 6th इंडिया स्टील 2025 कहाँ, तो मुंबई में हुआ है। चीन के बाद भारत दुनिया कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। भारत दुनिया में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस्पात नीति 2017 के अनुसार क्या क्या है भाई, उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं इस्पात नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 300 वर्ष मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। वर्ष 2030 तक देश में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय शुरू किया है दुबई में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया। ये कब मनाया गया, तो 3 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन डी सही है। तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, आइए देखते हैं। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वन जीवों, पौधों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित एक दिवस है। थीम इसका क्या है, तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवहुड। औषधीय सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। आइए इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट को देख लेते हैं। तो 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस, इसका थीम क्या है, फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम्स हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन। समुदायों से समकक्षाओं तक सभी बच्चों के लिए श्रवण देखभाल। इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स हैं, दिवस हैं, जो कि देखिए हम शुरू से ही दिवस करवाते जा रहे हैं ताकि आपको लास्ट तक दिवस याद करने का लोड ना पड़े। तो आइए डेली याद करते जाइएगा। 1 मार्च को देखिए क्या मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे भी मनाया जाता है। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम किस देश की बन गई। ये बन गई हमारी इंडिया बन गया। तो इंडिया के लिए ये गौरव का पल है। तो इसके लिए इंडिया को बहुत बहुत शुक्रिया, इंडियन टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन की ओर चलते हैं। देखिए ये रहा लॉरियस 2026 में हमारा टीम ने जो जीता है, सबसे वर्ल्ड बेस्ट टीम बन गया है। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है और इस तरह यह किसी देश की पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। जिसे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है तो वह है भारत की वुमेन क्रिकेट टीम। 2025 में भारत श्रीलंका में हुए वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पहली बार विजेता बना, साउथ अफ्रीका को हराया। भारत ने अब तक आधिकारिक तौर पर 2 बार मुख्य श्रेणी में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है। 2025 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS पैरोनी ने लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है।
इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट हैं। वर्ष 2020 में सचिन तेंदुलकर ने 2011 विश्व कप जीत के बाद अपनी यादों के लिए लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट 2000 से 2020 पुरस्कार जीता था। इसके अलावा 2004 में लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को संयुक्त रूप से दिया गया था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है। हाल ही में यूएस ब्रेस्ट चैंपियंस लैब्स की ग्लोबल माइंड्स हेल्थ इन 2025 स्टडी में भारत के युवाओं को कौन सा स्थान मिला? ये 60 स्थान मिला, 60 यानी कि 60 स्थान मिला। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो गया है। तो आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अमेरिका स्थित सैपियन लैब्स ने ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के गिरते स्तर को उजागर करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग, जंक फूड और पारिवारिक बंधनों में कमी के कारण युवाओं में लगभग 18 से 34 वर्ष में मानसिक स्वास्थ्य बहुत कम है, जबकि 55 प्लस उम्र के लोगों के अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ है। इससे जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत इसमें 60वें स्थान पर है 84 देशों में से। मतलब 18 से 34 साल भारतीय युवा का मानसिक स्वास्थ्य स्कोर बहुत ही निराशाजनक रहा है। और कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल मानसिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण है। तो आइए कुछ सूचकांक है उसको देख लेते हैं। हम सूचकांक का एक क्लास लिए हैं, जाकर आप लोग मेरे यूट्यूब सेक्शन पर देख सकते हैं। तो आइए कुछ सूचकांक को रिवीजन करा देते हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई 2025 में भारत का स्थान 91 रहा, टॉप पर डेनमार्क रहा। मानव सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130 रहा, टॉप पर आइसलैंड रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131 रहा, टॉप पर आइसलैंड रहा। और भी कुछ है तो 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 99 रहा है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 41 रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38 रहा है। और भी कुछ इंडेक्स है उसको भी देख लेते हैं। 19th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 115 रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118 रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 151 रहा है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंस इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और भी कुछ है इंडेक्स उसको भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 स्थान पर रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71 स्थान पर रहा है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए कि हाल ही में दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दूसरा भारतीय बाइसन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे उड़ीसा में। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा के देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य 8 मार्च 2026 को इसको घोषित किया गया। दूसरे भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गौर के संरक्षण, उनके निवास स्थान के विकास और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारतीय बाइसन गौर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो उसको आइए देखते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित मवेशी है। IUCN रेड लिस्ट में इसे संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो आज का होमवर्क प्रश्न है, तो आज का होमवर्क प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि हाल ही में 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान मार्ग GS एकेडमी।